वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है इंडियाज ग्रीन एनर्जी पैराडॉक्स। देखो, इंडिया में ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन तो काफी बढ़ चुका है क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारी स्कीम्स चल रही है फॉर सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इससे ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो 44 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो दैट इज रेडी, लेकिन कोई टेकर्स नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकर्स? देखो, होता क्या है कि कोई भी कंपनी है, एनी कंपनी, ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो डिस्कॉम्स होते हैं, डिस्कॉम्स मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये इन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी को खरीदती है और उसके बाद ये भेजती है कहाँ पे? जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स मतलब कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास में। तो जो ये कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली, ये अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। कुछ तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी बना रही है और कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो जो डिस्कॉम्स हैं वो प्रिफर करते हैं कि जो कोल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो डैम्स में बनती है, उनको वो ज्यादा प्रिफर करते हैं खरीदना। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी जो बन रही है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसे वो परचेज नहीं कर रहे हैं एफिशिएंटली। तो दैट्स वाई जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है वो बन तो रहा है, लेकिन उसका कोई टेकर नहीं है, मतलब कि जो डिस्कॉम्स है उसको परचेज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें, ये हमें देखना है। तो इंडिया हैविंग 44 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी अवेलेबल है, लेकिन वो अंडर यूटिलाइज्ड है। इसमें सिस्टमैटिक बैरियर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया में सप्लाई कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है रैपिडली, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें निगेटिवली इसको इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि डिमांड साइड एब्जॉर्प्शन, मतलब कि उस एनर्जी की, उस रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड नहीं है उतनी ज्यादा। जो डिस्कॉम्स हैं वो उसको डिमांड नहीं कर रहे हैं। फिनेंशियल वायबिलिटी का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगा तो डेफिनेटली उसको सेल करना है। पॉलिसी मैकेनिज्म यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। देखो, अभी हम करंट स्टेटस अगर हम देखें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का इंडिया में, तो जो हमारा टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम ग्लोबली, हमारा रैंकिंग कितना है? फोर्थ है। मतलब कि इट्स अ गुड रैंकिंग कि हम अच्छे अमाउंट में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक है फोर्थ, और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक है फिफ्थ। देखो, सोलर एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है? टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 105 गीगावाट का। ठीक है, एंड 2024-25 में ही लगभग 23 गीगावाट और ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। और जो हमारा टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल मीन्स कि जो हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, हाइड्रो पावर, इन सब का जो 50% जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सोलर एनर्जी से ही प्रोड्यूस हो रही है। फिर दूसरा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में जो टोटल कैपेसिटी है वो है 50 गीगावाट की। 2024-25 में 4 गीगावाट और एडिशनल प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। बायो एनर्जी अगर हम देखें तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 11.58। ये कहाँ से बनता है? बायो एनर्जी मीन्स कि वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम, जितना भी वेस्ट है, चाहे वो हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो या फिर स्टबल जो होता है, स्टबल को भी एनर्जी में कन्वर्ट करने के बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करते हैं, उसका हम करते हैं इंसिनरेशन करते हैं, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उससे हम कहते हैं बायो एनर्जी। तो इसकी कैपेसिटी भी 11.58 गीगावाट की है। स्मॉल जो हमारे हाइड्रो पावर्स हैं उनकी कैपेसिटी है 5.10 गीगावाट। इसके अलावा कुछ अपकमिंग और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंडर में और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके दो डायमेंशंस हैं। द फर्स्ट इज कि 44 गीगावाट का जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जो रेडी है इंडिया में, तो ये है बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल जो सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं बहुत बड़े स्केल्स पे, उनकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये अनयूज्ड है विदाउट पावर परचेज एग्रीमेंट। देखो, जो हमारे डिस्कॉम्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, वो एक पावर परचेस एग्रीमेंट करते हैं। इट मीन्स कि जो भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, ठीक है, सपोज कोई रिन्यूएबल एनर्जी बना रहा है, सोलर एनर्जी बना रहा है, तो जो डिस्कॉम्स हैं वो पहले ही उनके साथ में एक परचेज एग्रीमेंट करेगा कि आप इतने गीगावाट, आप 1 गीगावाट की एनर्जी बनाइए और हम उसको आपसे परचेज करेंगे। उसे हम कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, जो पहले ही हो जाता है। क्योंकि
ये जो एग्रीमेंट्स है वो एश्योरेंस देते हैं इन कंपनीज को कि अगर ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो डिस्कॉम्स है वो खरीदेंगे उसे। लेकिन यहाँ पे ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनका वो प्रॉपरली यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। की चैलेंजेस, देखो चैलेंजेस क्या क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के यूटिलाइजेशन में। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यूपीएससी एंड नेट जेआरएफ। कोर्स registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers. सबसे पहला है लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं जैसे कि सोलर है, विंड है, ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है, वेदर डिपेंडेंट है। अब अगर हमें सोलर एनर्जी बनानी है तो सनलाइट होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स कभी हो जाते हैं स्काई में तो फिर सोलर एनर्जी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। सिमिलरली अगर विंड एनर्जी हमें बनानी है तो अच्छा खासा विंड का होना ज़रूरी है। अगर विंड फ्लो नहीं हो रही है तो फिर वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा विंड एनर्जी। तो ये थोड़ा वेरिएबिलिटी इसमें आ जाती है, थोड़ा वेरिएबिलिटी आ जाती है, तो ये वेदर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो CUF है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो फैक्टर है, सोलर एनर्जी का 20% है एंड विंड एनर्जी का 25 to 30%। मतलब कि काफ़ी इसमें वेरिएबिलिटी है। जबकि जो कोल है वो ज़्यादा रिलायबल है 60%, न्यूक्लियर एनर्जी 80%। बिकॉज हमारे पास में कोल अवेलेबल होता है और ये एश्योरेंस होता है कि कोल एनर्जी बनेगा, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, तो एक तो दिस इज दी, ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा है कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ कोल। देखो पहले से ही कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनते आ रही है। कोल से अभी भी 75% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है इंडिया का वो कोल से ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे डिस्कॉम्स हैं वो इस जो वो कोल जनरेटेड एनर्जी को ही परचेस करना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे लैक ऑफ स्टोरेज एंड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अब होता क्या है, सोलर एनर्जी है, डे टाइम पे सन प्रेजेंट है, तो उस एनर्जी को, उससे इलेक्ट्रिसिटी हमने बना ली। अब उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा। हमारे पास में उसके लिए क्या होनी चाहिए, बैटरीज होनी चाहिए या फिर कुछ सिस्टम होना चाहिए ऐसा जहाँ जिसमें कि उसको स्टोरेज करा जा सके। लेकिन अभी फिलहाल एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम है वो उतना ज़्यादा अभी डेवलप नहीं हो पाया है। इसके साथ ही लैंड एक्विजिशन एंड रेगुलेटरी डिले। अगर हमें सोलर एनर्जी बनानी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे हमें। उसी तरीके से जो विंड एनर्जी है उसके लिए भी लैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे कि लैंड को एक्वायर करना। जो कंपनीज बनाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी उनको क्या, उनको लैंड चाहिए, तो लैंड एक्वायर करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। फिनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है इनमें, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है। देन इंटीग्रेशन चैलेंजेस विद डिस्कॉम्स। तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स हैं, ये भी फिनेंशियली स्ट्रेस्ड है। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं। तो दैट्स वाई वो थोड़ा रिलक्टेंट होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को खरीदने के लिए वो उतने ज़्यादा वो प्रीफर नहीं करते हैं उसको। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं कि हम जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइजेशन है उसको हम बढ़ा सकें। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव से। अगर हम देखें जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी है, इनमें से कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इमिशन नहीं हो रहा। तो इसको हमें बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाए गए हैं, ट्रांसमिशन कैपेसिटी टू इवैक्यूएट रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम रिमोट रीजन टू डिमांड सेंटर। देखो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बनती कहाँ पे, रिमोट एरियाज में बनती है जहाँ पे कि लैंड अवेलेबल है, जहाँ पे कि सोलर पैनल लगाए जा सके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, रिमोट रीजन, वहां से फिर जहाँ पे डिमांड है वहां पे हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन करना है। तो ट्रांसमिशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। देन PM कुसुम स्कीम। PM कुसुम स्कीम क्या है, इसके अंडर में जो हमारे फार्मर्स हैं उनको अपने जो जो उनको एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनमें जो भी काम करना है, जैसे इरिगेशन के लिए पंप्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए सोलर पंप्स को प्रमोट किया जाता है। एंड डिसेंट्रलाइज्ड पावर, ताकि उनको जो है पावर मिल सके, जितने भी उनको काम करने हैं अपने जो फार्मिंग से रिलेटेड है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है वो सोलर एनर्जी से हो या रिन्यूएबल एनर्जी से हो। एंड बूस्टिंग रूरल एनर्जी एक्सेस, रूरल एरियाज में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके एक्सेस को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी है। PLI स्कीम्स फॉर सोलर एंड स्टोरेज। अब PLI स्कीम्स क्या होता है, इट इज PLI मीन्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मीन्स कि जो जितना ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जितनी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसको उतना ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, चाहे वो टैक्स में कंसेशन हो या किसी भी तरीके का बेनिफिट हो। उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा उनको बेनिफिट्स होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल हाइब्रिड पॉलिसी बनाई गई है। ये एनकरेज करता है को लोकेटेड विंड सोलर सिस्टम, मतलब कि जहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहां पे विंड एनर्जी को भी प्रोड्यूस किया जाए, ऐसा एक को लोकेशन उनका हो सके। इस स्कीम को ये एनकरेज करता है, रिन्यूएबल हाइब्रिड पॉलिसी। अब टारगेटेड हमें क्या क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है जो ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। पहले तो स्टोरेज इकोसिस्टम को बढ़ाना है, ठीक है, इसमें स्केल अप वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर बैटरी स्टोरेज। देखो अभी बैटरी स्टोरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, बिकॉज जो हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है उसका स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग करनी पड़ती है। वायबिलिटी गैप फंडिंग मीन्स कि जो कंपनी है वो यहाँ पे अपना वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो जितना इन्वेस्टमेंट, अगर कोई 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लेकिन वो सिर्फ 70 करोड़ ही कर पाए, तो जो 30 करोड़ का है वो गवर्नमेंट यहाँ पे उसको एज अ वायबिलिटी गैप फंडिंग की तरह वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट। इसे हम कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसके साथ ही एनकरेज इंडिजीनस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। देखो जो हम बैटरीज हैं जिसमें कि हमको स्टोरेज करना है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इंपोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्रीज से। तो इंडिजिनस मतलब अपनी ही कंट्री में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को भी एनकरेज किया जाना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारे बैटरीज हैं उनका प्रोडक्शन खुद की ही कंट्री में हो पाएगा। एक्सिलरेट डिमांड इलेक्ट्रिफिकेशन। देखो अब इसमें क्या क्या प्रमोशन करने की जरूरत, इसमें हमें जरूरत है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके एडॉप्शन को बढ़ाना है। बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी बन रही है उसका भी यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। पुश इलेक्ट्रिक कुकिंग एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग। देखो जो हाउस होल्ड्स है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी से जो कुकिंग है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज में भी जो हीटिंग है या इंडस्ट्रियल जितने भी काम हो रहे हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाए, इन सब चीज़ों को भी इंकरेज करने की ज़रूरत है। स्मार्ट ग्रिड एंड मार्केट रिफॉर्म्स। डिप्लॉय स्मार्ट मीटर्स नेशन वाइड। स्मार्ट मीटर्स को डिप्लॉय करने का यहाँ पर ज़रूरत है। देन ट्रांजिशन फ्रॉम रिजिड मस्ट रन रूल्स टू मार्केट बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी डिस्पैच। मतलब कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का कहाँ पे हम कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो सब हमारा मार्केट बेस्ड, मतलब कि जो अभी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनमें भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उनको फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है विद अकाउंटेबिलिटी। देखो जो ज़्यादातर जो डिस्कॉम्स हैं वो अभी लॉस में चल रहे हैं, तो उनको उनका जो फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है उसकी ज़रूरत है, ताकि वो इतने कैपेबल हो सके कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे वो परचेज कर सकें। बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, इसमें वेरिएबिलिटी होती है, ये कभी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कभी कम प्रोड्यूस होता है, उससे डिस्कॉम्स जो है वो उस पर रिलाई नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ देयर फिनेंशियल सिचुएशन भी इनकी सही नहीं है, तो उसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। देन इसमें कॉस्ट रिफ्लेक्टिव जो टैरिफ्स है, ऐसे टैरिफ्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए जिससे कि जो डिस्कॉम्स है उनको एनकरेजमेंट मिले रिन्यूएबल एनर्जी को परचेस करने के लिए। एंड ऑल्सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को भी कम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। डिफरेंशिएटेड आरपीओ ट्रांजेक्टरीज। स्टेट स्पेसिफिक आरपीओज। आरपीओ मीन्स रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। देखो आरपीओ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्कॉम कंपनीज हैं इनके इनके लिए ये जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा कि एटलीस्ट कुछ पोर्शन रिन्यूएबल एनर्जी का परचेस इन्हें करना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे कि 30% है, ठीक है, तो 30% इनको रिन्यूएबल एनर्जी परचेस करनी ही पड़ेगी, उसे कहा जाता है आरपीओस। तो वो स्टेट स्पेसिफिक होगा, हर स्टेट की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो डिस्कॉम्स है उनको उनका जो स्पेसिफिक टारगेट है वो दिया जा सकता है। तो ये सारे रिफॉर्म्स करने की यहाँ पर ज़रूरत है जिससे कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। रजिस्ट्रेशन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।